क्लास 10th मैथ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट वीडियो आपको देखनी है। मैं गारंटी देता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप सोल्व आउट ना कर पाए। और सभी चैप्टर्स के पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लियर कराऊंगा, देन क्वेश्चंस करेंगे और हमारा मोटिव रहेगा कि फाइनल एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन करना। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है रियल नंबर्स, वो होता क्या है। अब भाई हम जनरल लाइफ से रिलेट करके देखते हैं। हम कहीं भी शॉप पे जाते हैं या फिर कोई भी हमें कोई किसी को पैसे देने होते हैं या कुछ भी काम करना होता है, तो हमारे जनरली मुंह से जो नंबर निकल जाते हैं ना, उन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। अब रियल नंबर्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो रियल नंबर होते क्या है वो मैं एक बार यहां पे डेफिनेशन लिख देता हूं। रियल नंबर किनको बोलेंगे हम? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम अपनी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन से समझेंगे एक बार। देखो क्या लिखा है मैंने, ए नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन और कॉल्ड रियल नंबर्स। ऐसा नंबर जिसको हम अपनी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सभी नंबर्स को हम रियल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। अब रियल नंबर्स को हम जो मैथमेटिक फॉर्म होती है उसमें कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने यहां पे लिख भी दिया है, रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल आर। अब इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया, रूट वाला नंबर भी आ गया, फ्रैक्शनल वाला नंबर भी आ गया। ये सारे नंबर जो हैं वो हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब रियल नंबर का आपको पता चल चुका है कि जो मैथ के अंदर हम नंबर यूज करते हैं ना, उन्हीं सभी नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। अब रियल नंबर के अंदर भी बच्चों काफी सारी कैटेगरी होती है, काफी सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसको इसका फैमिली ट्री बोला जाता है। तो सबसे पहले हम इसके फैमिली ट्री को समझेंगे और इस फैमिली ट्री के अंदर जो अलग अलग टाइप के नंबर आते हैं उन सबको डिटेल में एक बार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहां पे हेड ऑफ द फैमिली जो होता है वो होता है रियल नंबर। रियल नंबर। अब रियल नंबर्स के अंदर हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो रैशनल नंबर होता है बच्चों और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। तो यहां पे हमने क्या लिख लिया, एक तो लिख दिया रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जिसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, और दूसरा जो नंबर होता है वो होता है प्यारे बच्चों इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसको हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर हमारे 2 ही होंगे, या तो रैशनल होगा, अगर रैशनल नंबर नहीं है तो वो फिर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। इरेशनल नंबर की अदर कैटेगरी नहीं है, इसके आगे बच्चे नहीं है। रैशनल नंबर्स को आगे हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। एक तो होता है हमारा इंटीजर और दूसरा होता है हमारा नॉन इंटीजर या फिर फ्रैक्शनल। तो रैशनल नंबर की भी 2 कैटेगरी है हमारी। तो रैशनल नंबर को हम आगे फर्दर डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। तो यहां पे रैशनल नंबर का जो फर्स्ट पार्ट आता है वो आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर जिसको हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर आता है हमारा नॉन इंटीजर या फिर फ्रैक्शन। नॉन इंटीजर भी लिख सकते हैं या फिर फ्रैक्शनल भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा पी बाय क्यू के रूप में होता है। अब आगे और कैटेगरी होती है हमारी, जो इंटीजर है वो भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो इसकी 3 कैटेगरी कौन कौन सी है वो लिख लेंगे एक बार यहां पे। आपको फैमिली ट्री बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं आपके सामने ही बना रहा हूं इसको। इंटीजर हमारा क्या होता है, एक तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, प्लस वीई से लिख लेते हैं इसको। एक नेगेटिव इंटीजर होता है, माइनस वीई से लिख लेते हैं इसको। और एक हमारा जीरो होता है, जो कि हमारा ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना नेगेटिव इंटीजर होता है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों फाइनल एग्जाम में, वहां पे देखना आप कई बार पूछेगा कि जीरो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जीरो जो है हमारा ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। कॉपी पेन साथ में रखेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे अपने। ठीक है। अब यहां पे जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर है ना, वो फर्दर आगे डिवाइडेड होता है हमारा किसमें, होल नंबर में। किसमें होता है,
होल नंबर में। पॉजिटिव इंटीजर के अंदर अगर मैं जीरो ऐड कर देता हूं, पॉजिटिव इंटीजर में क्या कर देता हूं, जीरो को ऐड कर लेता हूं, तो हमारे क्या बनते हैं, होल नंबर बनते हैं। होल नंबर से आगे हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, बस ये इसका कंप्लीट फैमिली ट्री होता है। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरा का पूरा फैमिली ट्री था जो मैंने यहां पे बना दिया। अब बारी बारी से इनके सभी नंबर्स को हम पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं, कौन कौन से नंबर, किस किस टाइप के नंबर इनके अंदर आते हैं। पूरा का पूरा फैमिली ट्री समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रियल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रैशनल और इरेशनल नंबर। इरेशनल के अंदर कोई उधर नंबर नहीं होते हैं। रैशनल के अंदर क्या क्या आएंगे, इंटीजर और फ्रैक्शनल नंबर आएंगे। इंटीजर हमारा फिर तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा, पॉजिटिव इंटीजर में, नेगेटिव इंटीजर में और जीरो में। जीरो हमारा जो है पॉजिटिव और नेगेटिव कोई सा भी इंटीजर नहीं होता है। पॉजिटिव इंटीजर में अगर जीरो साथ में ऐड कर दे तो हमारा होल नंबर बनता है, और होल नंबर से आगे हमारे क्या आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं। यहां पे मैं एक पॉइंट लिख भी देता हूं नोट डाउन करके, जो कि आपको भी नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैंने यहां पे क्या लिखा है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। ये इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में 1 मार्क्स में आता है, इसलिए मैं बार बार आपको फोर्सफुली बता रहा हूं कि इस पॉइंट को ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि जीरो को हमेशा वो पॉजिटिव इंटीजर के अंदर काउंट करके चलते हैं, जो कि गलत है। यहां तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब फैमिली ट्री के अंदर जो सबसे नीचे नंबर था ना हमारा, नेचुरल नंबर, ध्यान से देख लो एक बार, नीचे से ऊपर की तरफ चलते चलेंगे और लास्ट में रियल नंबर तक हम सभी नंबर्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कौन से होते हैं नेचुरल नंबर, जो अचानक से हमारे मुंह से निकल जाते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये सब काउंटिंग नंबर्स जिनको कहते हैं, वो सारे नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, और इनको हम प्यारे बच्चों कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स हमारे किसके अंदर आएंगे, नेचुरल नंबर के अंदर। और यहां पे एग्जांपल भी लिख देते हैं हम। एग्जांपल में n इक्वल टू क्या आएंगे, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से, और डैश डैश लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, आगे तक फर्दर जहां तक आपको काउंटिंग आती है वो सारे नंबर हमारे किसके अंदर इंक्लूड होंगे, नेचुरल नंबर के अंदर। सेकंड बात करें, नेचुरल नंबर से ऊपर कौन सा नंबर था हमारा, होल नंबर। होल से हमारा नाम से ही पता चल रहा है, होल का मतलब सारे नंबर, होल नंबर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से, ध्यान रखना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, डेफिनेशन की अगर बात करें, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो भी इंक्लूड कर दें प्यारे बच्चों, तो वो सारे नंबर हमारे क्या बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं। और इसको हम एग्जांपल की बात करें तो क्या होगा, डब्ल्यू के अंदर कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 0 1 2 3 4, इस प्रकार से। ये सारे के सारे नंबर हमारे किस कैटेगरी के अंदर आ गए प्यारे बच्चों, होल नंबर के अंदर आ गए। अब होल नंबर से ऊपर क्या था हमारा, इंटीजर था। इंटीजर में भी तीन पार्ट्स थे हमारे, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। तो उन तीनों के बारे में देखते हैं। थर्ड जो नंबर आ गए प्यारे बच्चों हमारे, वो आ गए इंटीजर। मजा लेके पढ़ो, घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी गारंटी है फाइनल एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। जो एवरेज बच्चे हैं ना 90 प्लस, तो उनके भी आने वाले हैं। बस जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, वो ध्यान से करते रहो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं आपके साथ बैठा हूं। अब देखो, इंटीजर को मैंने कहा था कि तीन पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है। कौन कौन से, पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम जनरली कैसे लिख लेते हैं, प्लस बी ई से लिख लेते हैं। ठीक है, साइंस के अंदर भी आपको पॉजिटिव इंटीजर या फिर पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो प्लस बी ई से लिखा मिलेगा, तो ये आपको ध्यान दे लेना है। उसके बाद सेकंड क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर, इसको हम माइनस बी ई से लिख लेते हैं। और थर्ड जो नंबर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ये तीन टाइप के हैं। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन अपनी बनानी पड़ेगी, तो आपको डीपली समझ में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से।
जिसमें क्या होगा, हमारा जो मिड नंबर होगा वो क्या होगा, 0, और इसके राइट साइड जो होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर, +1 +2 +3 +4, इस प्रकार से। और जो लेफ्ट साइड होंगे प्यारे बच्चों वो -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार से नंबर चलते चले जाएंगे। तो ये हमारे क्या है, पॉजिटिव नंबर्स, ये हमारे नेगेटिव नंबर्स, और बीच में कौन है, 0। तो ये तीनों की तीनों कैटेगरी समझ में आ गई आपको। पॉजिटिव नंबर्स के अंदर कौन से आएंगे, नेगेटिव के अंदर कौन से आएंगे, और 0 हमारा क्या होगा, मिड ऑफ द नंबर लाइन होगा। समझ में आ गई बात, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे आंसर देने से पहले आपको ट्राई करना है और आपको कमेंट करके भी बताना है कि जो बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर होता है वो कौन सा होता है। क्या बोला मैंने, बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा होता है। एग्जांपल यहां पे ऑप्शन दे रहा हूं मैं, -∞, -100, -1 या फिर नन। अब यहां पे बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या आंसर देंगे, -∞, गलत हो जाएगा। बिगेस्ट जो नेगेटिव इंटीजर होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, -1 होता है। ये बिल्कुल गांठ बांध लो, बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो यहां पे गलत हो जाता है। तो यहां पे नोट करके भी लिख देते हैं हम इस पॉइंट को, अपनी कॉपी के अंदर भी ऐसे बना लेंगे, -1 इज बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर। जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं ना मैं, आपको करना क्या है, क्लास के अंदर डिस्कस करना है। अपने जो फ्रेंड्स हैं जिनसे आप चाहते हैं, भाई ऐसा तो नहीं है कि आप चाहते हो कि सभी बच्चे आपसे ऊपर मार्क्स ले जाएं, बट जो आपके चहेते दोस्त हैं, आपके जो खास दोस्त हैं ना, उनसे जरूर डिस्कस कर सकते हैं, जाके पूछ सकते हैं कि भाई बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, बताना एक बार। अब देखना ट्राई करके, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता मिलेगा, तो इसीलिए मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं, कॉपी में साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए। तो -1 क्या होता है, बिगेस्ट इंटीजर होता है। तो यहां पे -1 ग्रेटर होगा -2 से, ग्रेटर होगा -3 से, ग्रेटर होगा -4 से। जैसे जैसे माइनस में नंबर बढ़ता जाएगा वो उतना ही छोटा होता चला जाता है। बात समझ में आ गई, यहां पे क्लियर हो गई है बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमने पॉजिटिव इंटीजर भी पढ़ लिया, नेगेटिव भी पढ़ लिया, 0 भी पढ़ लिया। अब पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर से ऊपर हमारा क्या था, रैशनल नंबर था, या फिर इंटीजर का जो दोस्त था वो क्या था, हमारा फ्रैक्शनल नंबर। वो हमारे रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। रैशनल नंबर पढ़ने से पहले बच्चों दो और नंबर्स होते हैं जिनको हम फैमिली ट्री में तो इंक्लूड नहीं करते, बट उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो कौन कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। बड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देके समझाऊंगा, आराम से माइंड में सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, यहां पे मैं उसकी डेफिनेशन भी लिखूंगा। एक बार वीडियो पॉज करके मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ज्यादा लंबी वीडियो ना बने, फिर इसके बारे में समझेंगे। तो यहां पे बच्चों मैंने प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन लिखी है, दिस इज ए होल नंबर, ये एक होल नंबर होता है, ग्रेटर देन 1 और 1 से बड़ा होगा, हुज फैक्टर्स आर 1 एंड इटसेल्फ, जिसके फैक्टर जो होंगे वो तो 1 होगा या फिर वो खुद से नंबर होगा। क्या कहा है मैंने, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो 1 से ग्रेटर होता है और उसके फैक्टर 1 और इटसेल्फ होते हैं। बस उन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। यहां पे एग्जांपल अगर मैं दूं तो कौन कौन से आएंगे, 2 3 5 7 11, इस प्रकार से नंबर। अब 2 के फैक्टर की बात करूं तो 2 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 होगा और 2 होगा। 7 के फैक्टर्स की बात करूं बच्चों तो 1 होगा 7 होगा, और तो किसी की टेबल में नहीं आएगा, 1 की में तो सभी आते हैं, और साथ में अपने आप की टेबल में ही आएगा वो नंबर। उन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अब यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट बात है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, ये भी नोट डाउन कर लो। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है प्यारे बच्चों, एज 2। 2 से छोटा कोई भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर की डेफिनेशन हो गई। अब प्राइम नंबर के बाद अगर हम बात करें तो सेकंड आता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ये और आपको अच्छे से समझना है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बच्चों, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स अवेलेबल हो। सिंपल सी डेफिनेशन बता दी,
मोर देन 2 फैक्टर अगर अवेलेबल होंगे ना किसी नंबर के, तो उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, दिस इज ए नेचुरल नंबर, दिस इज ए नेचुरल नंबर which have more than two factors, दो फैक्टर से ज्यादा फैक्टर अगर किसी नंबर के हैं तो वो हमारा कौन सा नंबर होगा प्यारे बच्चों, कंपोजिट नंबर होगा। अब यहां पे एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले हमारा जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा कौन सा हो सकता है, 1 हो सकता है, नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 तो हमारे प्राइम नंबर हो गए। तो हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, 4 आता है। अगर मैं 4 के फैक्टर्स की बात करूं तो 4 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा इटसेल्फ। 3 फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर आ गए, तो 4 क्या हो गया हमारा, कंपोजिट नंबर हो गया। उसके बाद 6 आ गया, 6 की बात करें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, ये भी हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। तो 4 हो गया, 6, 8, 9, 10, 12, इस प्रकार से जो नंबर होंगे वो हमारे क्या होंगे बच्चों, कंपोजिट नंबर। जो एक्सरसाइज 1.1 आएगी ना, वहां पे एक क्वेश्चन है कंपोजिट नंबर के बेस पे, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर हम किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर शो कर देते हैं तो वो नंबर हमारा कौन सी कैटेगरी में आएगा, कंपोजिट नंबर में। अगर किसी नंबर के हम 2 से ज्यादा फैक्टर प्रूव नहीं कर पाते हैं, जिनके 2 फैक्टर भी 1 और इटसेल्फ हो, तो वो नंबर कौन सा होगा, प्राइम नंबर होगा। दोनों चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, अच्छे से नोट्स बन गए। अब बात करते हैं अपने रैशनल और इरेशनल नंबर की, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, थ्योरम 1.1, 1.2 पढ़ेंगे और फिर इरेशनैलिटी पढ़ेंगे। अगर पढ़ने में मजा आ रहा है ना, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए बीच में ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो जी आपको मिलती रहे। तो रैशनल नंबर प्यारे बच्चों कौन से नंबर होंगे, ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्लास 8th 9th से पढ़ते आ रहे हैं हम कि ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो यहां पे भी सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम, ए नंबर that can be written in p by q फॉर्म। जो नंबर p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता है उस नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। बट यहां पे कुछ कंडीशन एप्लीकेबल होती है p by q लिखने के रूप में भी। देखो, रैशनल नंबर कौन सा होगा, जो हमारा किसमें हो, p बाई क्यू की फॉर्म में हो। बट 2 कंडीशन है जो कि हमारी सेटिस्फाई होनी जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, जो p और q है ना, वो हमारे बोथ के बोथ, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, ये कंपलसरी है। और साथ में जो डिनोमिनेटर है q, वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, अगर मान लो p कोई इंटीजर है और q 0 हो जाए, जैसे मान ले 5/0 लिख दिया बच्चों, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, रिजल्ट कमेंट करके बताना है मुझे। इसका आंसर जो आएगा 5/0 का, वो 0 आएगा, 1 आएगा, इंफिनिटी आएगा या फिर नन आएगा, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ऐसे ही पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखना है कमेंट में और ऑप्शन जरूर बताना है। देखो मैं आपको अच्छे से पता है या नहीं कि 0 से डिवाइड करने के बाद हमारा कौन सा आंसर आता है। आपको अगर इसका मतलब पता है कि 0 से डिवाइड होने के बाद कौन सा आंसर आता है, तो आपको यह भी पता चल गया कि डिनोमिनेटर में 0 क्यों नहीं होना चाहिए। चलो मैं बता देता हूं, अब आपको आंसर तो पता निकाल ही लिया, आपने क्या कमेंट करना था कर दिया है। अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है बच्चों इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। उस नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमारी कंडीशन होती है कि जो डिनोमिनेटर है रैशनल नंबर के केस में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई, ठीक है। अब यहां पे कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। आप सोचोगे कि सर हमें डिवीजन सिखा रहे हैं, बट ध्यान से देखना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे डिफाइन करते हैं किसी भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को। चलो भाई, सबसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं 2/3। 2 को मुझे 3 से डिवाइड करना है। 2 को डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों 3 से,
पहले देखो यहाँ पे 2 न्यूमरेटर जो है छोटा है तो नहीं जाएगा, तो 0 डेसिमल आ गया, तो यहाँ पे 0 लगा लेंगे। 3 6 जा 18, रिमाइंडर आ गया 2, फिर एक 0 कैरी करेंगे यहाँ पे, फिर 3 6 जा 18, फिर यहाँ पे 2 आ गया, फिर 6 हो जाएगा 18, फिर 2 आ जाएगा। ऐसे ही रिपीट करते रहेंगे तो हमारा क्या आता चले जाएगा, 6 6 6, इस प्रकार से नंबर आएगा। तो यहां पे 2 को 3 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या है, 0.66666, इस प्रकार से, मतलब 6 नंबर की रिपीटिशन हो रही है, बाद बार में रिपीट हो रहा है। अब जो भी नंबर रिपीट हो रहा हो ना, तो उसको हम इस प्रकार से भी लिख देते हैं 0 डेसिमल। 6 रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। कई बार क्या होता है, कोई नंबर को हमने मान लो डिवाइड किया, और एग्जाम्पल के तौर पे कोई नंबर रिपीट होने के बाद कैसे आ रहा है, 0.123 123 123, 3 डिजिट्स आपस में रिपीट हो रही है, ऐसे आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, 0 डेसिमल 123। ये तीनों डिजिट्स रिपीट हो रही है तो तीनों के ऊपर बार लगा के छोड़ देते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। बात आ गई समझ में। पहली डिवीजन जो मैं आपको बताना चाहता था, यहां पे हमारा जो आंसर है वो रिपीट हो रहा है, तो 2/3 का रिजल्ट आ गया 0.6 का बार, या फिर 0.6666, इस प्रकार से। यहां पे क्या हो रही है, 6 की रिपीटेशन हो रही है, 6 इज रिपीटिंग। रिपीटिंग बात आई समझ में, रिपीटिंग का मतलब क्लियर है। अभी समझ में आ जाएगा मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूं, डिवीजन क्यों बता रहा हूं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। अगर मैं इस नंबर को उल्टा कर दूं, क्या कर दूं बच्चों, 2/3 की बजाय 3/2 कर दूं। अब भाई 3 को 2 से डिवाइड करने के लिए बोल दूं, क्या सर क्या डिवीजन सिखा रहे हो बच्चों वाली चीजें। देखो 3 को अगर 2 से डिवाइड करना है, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ गया 1, डेसिमल लगा के एक 0 लेके आएंगे यहां पे, तो यहां पे फिर डेसिमल आ गया, 2 5 जा 10, रिमाइंडर आ गया 0। आंसर 3/2 का क्या आ गया, 1.5 आ गया। इससे आगे तो कोई डेसिमल के बाद नंबर नहीं आ रहा है हमारा। यहां पे हमारा नंबर क्या हो गया, रुक गया, डिवीजन कंप्लीट हो गई, टर्मिनेट हो गया हमारा आंसर। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग, दोनों चीजें क्लियर हुई, रिपीटिंग वर्ड भी क्लियर हो गया, टर्मिनेटिंग भी क्लियर हो गया। जहां पे हमारा आंसर रिमाइंडर 0 आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया है। यहां पे बार बार रिपीटिशन हो रही थी। दोनों वर्ड क्लियर हो चुके हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं एक और टाइप की, जो थर्ड टाइप हमारी है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो, देखो क्या है। अब आपने एक वर्ड सुना होगा, पाई, सुना है। पाई की हम वैसे बात करें तो आप क्या वैल्यू लेते हो जनरली, या तो 22/7 लेते हैं, या फिर हम 3.14 ले लेते हैं, ऐसी ही कुछ वैल्यू आप लेते हैं। बट जो 22/7 होता है ना बच्चों, वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 पाई की नहीं होती है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 होगी या नहीं होगी। भाई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है 22/7। अगर मैं पाई की वैल्यू की बात करूं ना, अगर कंप्लीट पाई की वैल्यू की बात करूं, गूगल करके देखना, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा ना वो इस प्रकार से आएगा कुछ 3.14285, इस प्रकार से चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, डैश लगा के छोड़ देगा। लाखों डिजिट आ जाएंगी यहां पे, बट कोई भी डिजिट हमारी क्या होगी, रिपीट नहीं करेगी कहीं भी, और ना ही इसकी डिवीजन कभी टर्मिनेट होगी। तो ऐसी वैल्यू क्या होती है, और भी एग्जांपल देता हूं। जैसे √2 की बात करूं मैं, तो √2 की वैल्यू अगर निकालोगे तो 1.414213562 कुछ इस प्रकार की वैल्यू आती है, और ये भी हमारी इस प्रकार से चली जाती है। लाखों डिजिट आ जाएंगी इसके बाद, ना तो कोई डिजिट्स रिपीट हो रही हैं कि भाई 3 डिजिट्स के बाद 3 डिजिट रिपीट होती जा रही हो, या फिर ये कई डिवीजन हमारी टर्मिनेट हो रही है, ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा। तो ये थर्ड केस हो गया हमारा। कौन सा केस हो गया बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का। यहां पे जो रिजल्ट आ रहे हैं हमारे वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग। तीनों चीजें क्लियर हो गई आपको। क्या क्या चीज समझाई मैंने 3 डिवीजन से, एक तो टर्मिनेटिंग डिवीजन समझाई है मैंने, एक आपको रिपीटिंग डिवीजन समझाई है मैंने,
एक डिवीजन समझाई है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इन तीनों का यूज होने वाला है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर समझने में। अब यहां पे तीनों डिवीजन के बाद मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होंगे प्यारे बच्चों? जो नंबर जिसको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर और क्या कह सकते हैं, जो नंबर हमारे क्या होंगे, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगी। सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? द नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन is non-terminating and non-repeating उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल मैंने यहां पे दे दिए। क्या क्या एग्जाम्पल होंगे प्यारे बच्चों? पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ये सारे नंबर किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? इरेशनल नंबर के अंदर आएंगे। अब आपको एक और आंसर कमेंट करके बताना है। अब ये पूछोगे सर आप ना बड़े टेस्टिंग कर रहे हो, बीच में होमवर्क ज्यादा दे रहे हो। √4 जो है वो रैशनल है या फिर इरेशनल? भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको ये बीच में होमवर्क दे रहा हूं। √4 रैशनल है या इरेशनल? कमेंट करके बताना है। रैशनल इरेशनल चीजें समझ में आ गई आपको। जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर हैं, और जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे या फिर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? अब इसका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता देता हूं मैं, कि आप जनरली देख के ही बता दे कि रैशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है। रैशनल नंबर, और यहां पे लिख लेते हैं बच्चों इरेशनल। इतना सारा पढ़ लिया, ब्रीफ भी तो पढ़ ले भाई। छोटा सा पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, रैशनल नंबर में क्या होगा? पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। पी और क्यू क्या होंगे? इंटीजर होंगे, और क्यू हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा। पहला पॉइंट। सेकंड क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होंगे वो भी हमारे किसके अंदर आएंगे बच्चों? रैशनल नंबर के अंदर आएंगे। जैसे मैंने 1/4 लिख दिया, 1/4 का रिजल्ट देखिए 0.25। आगे ना तो डॉट डॉट आ रही है ना रिपीटेशन आ रही है, तो ये हमारा किस में आ गया? रैशनल नंबर के अंदर। थर्ड कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। बेशक नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीट हो रहे हो नंबर, वो भी हमारे किसके अंदर आएंगे? रैशनल नंबर के अंदर। जैसे 1/3 है, 1/3 के रिजल्ट की बात करो तो 0.3333 इस प्रकार से आता जाएगा, जिसको हम 0.3 के ऊपर बार लगा सकते हैं। जिस नंबर पे बार लग जाए ना तो मान लेना वो भी रैशनल नंबर है हमारा। तीन चीजें बताई हैं, समझ में आ गई? क्लियर है? इरेशनल नंबर कौन से होंगे बच्चों? जो हमारा पी बाय क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके। दूसरा और क्या होगा? सेकंड पॉइंट, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, उसकी डिवीजन कभी रुकेगी नहीं और ना ही रिपीट होगी, नॉन रिपीटिंग होगा। मतलब NTNR इस रूल को फॉलो करेगा तो वो नंबर हमारा क्या हो गया? इरेशनल नंबर। इन दो पॉइंटों पे ध्यान दे लेना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बेशक हो बट डिजिट्स रिपीट हो रही हो, बार बार वही डिजिट्स आ रही हो डिवीजन में, तो वो रैशनल नंबर के अंदर आ जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग होगी, डिजिट्स रिपीट ना हो रही हो, तो वो इरेशनल नंबर के अंदर आ जाएगा। लंबी वीडियो बेशक हो रही है बट ऐसा एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं कि आपको चैप्टर के अंदर कहीं भी मार नहीं खाओगे। कुछ भी आ जाए क्वेश्चंस सारे आसानी से कर दोगे। समझ में आ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आएगा प्यारे बच्चों, कौन सा? थ्योरम 1.1 का। थ्योरम 1.1 जो है बच्चों वो कौन सी थ्योरम है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये होती क्या है, क्या कहना चाहती है ये थ्योरम, उसकी एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर सिंपल वर्ड में समझाऊंगा क्या है ये चीज।
ये मैंने यहां पे डेफिनेशन लिख दी है। डेफिनेशन के अंदर हमारे दो वर्ड यूज होंगे, एक कंपोजिट नंबर, एक प्राइम नंबर, जो कि मैं अभी अभी आपको समझा के आया हूं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिनके दो फैक्टर हों, एक तो 1 होगा और एक इटसेल्फ होगा। अब उसी बेसिस पे इस थ्योरम की डेफिनेशन समझो बच्चों, क्या है, क्या कहा है उसने? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। आपके पास जितने भी आपके पास आपके माइंड के अंदर, आपकी बुक्स के अंदर कंपोजिट नंबर है ना, हम उन सभी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो हमारे ये प्राइम नंबर्स होंगे ना, जिस फॉर्म में हम लिखेंगे, वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे? यूनिक होंगे, सारे अलग अलग होंगे। यही थ्योरम हमारी कहलाती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब डेफिनेशन अगर कंफ्यूजिंग है ना, तो आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लिया, मान लो ले लिया प्यारे बच्चों 42। 42 के हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया 21 आ गया। फिर इससे बड़ा नंबर कौन सा है? 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21। फिर 7 से करेंगे, 7 1 जा 7। तो 42 के हमारे फैक्टर क्या क्या है बच्चों? 2 आ गया, मल्टीप्लाई 3 आ गया, मल्टीप्लाई 7 आ गया, मल्टीप्लाई 1 आ गया। तो मैंने क्या कहा है कि जो भी कंपोजिट नंबर हमारा मैथ के अंदर है, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखेंगे। अब 2 3 7 सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। कहीं ये सोचो सर 1 तो प्राइम नंबर नहीं, आपने लिख दिया। 1 लिखने की जरूरत नहीं, हटा दो बेशक से, क्योंकि इन 3 नंबर से ही इसके फैक्टर्स को लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 से। तो मैंने क्या कहा है कि हर एक कंपोजिट नंबर को अगर मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं, प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं, और ये तीनों के तीनों हमारे क्या हो? यूनिक नंबर हो, तो ये चीज हमारी डिफाइन करती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को। बात समझ में आ रही है या नहीं? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जांपल लेता हूं। 210 एक कंपोजिट नंबर है हमारा, इसके प्राइम फैक्टर निकालता हूं बच्चों। 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 0 आ गया, 2 5 जा 10। फिर हमारा किस पे जाएगा? 3 पे जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर हमारा 5 पे जा रहा है, 5 7 जा 35। फिर 7 पे जाएगा, 7 1 जा 7। तो 210 के फैक्टर क्या है? जो प्रोडक्ट की फॉर्म में हम प्राइम नंबर्स को लिखेंगे वो ये आ गए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये लिख दिया। तो बस यही कहना चाह रहा है वो फंडामेंटल थ्योरम में, कि हम हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे प्यारे बच्चों? यूनिक होंगे, अलग अलग होंगे। यही हमारी क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हमारा कंसेप्ट आता है एलसीएम और एचसीएफ का। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का। वो आपको बड़े आसानी से समझा दूंगा, बिल्कुल आसानी से कर दोगे। कोई भी आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना हो, चुटकियों में निकाल लोगे। एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है प्यारे बच्चों। सबसे पहले एलसीएम की बात करूं मैं। एलसीएम होता क्या है? फुल फॉर्म की बात करें, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो बात बताओ ना, बस माइंड के अंदर वो सेट कर लेना। एचसीएफ, ये तो फुल फॉर्म बता रहा हूं, घबराना मत अभी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता तो होना चाहिए भाई, कम से कम। ये हो गई। अब भाई एलसीएम हम किसको कहते हैं? हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो आपको बच्चों 2 नंबर दे रखे हैं, 3 नंबर दे रखे हैं, 4 नंबर दे रखे हैं, उनका एलसीएम निकालना पड़ जाए या फिर एचसीएफ निकालना पड़ जाए, तो आप एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे, वो आपको यहां पे समझाऊंगा। वही मेन चीज है हमारी, ठीक है। एलसीएम क्या होती है एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं, टाइम वेस्ट ना होगा। एचसीएफ भी लिख देता हूं, फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन मैंने यहां पे लिख दी है। अब भाई जो भी आपको नंबर दे रखे हो, 2 नंबर दे रखे हो, 3 नंबर दे रखे हो या 4 नंबर दे रखे हो, सबसे पहले क्या करना है? हमें उन सभी नंबर्स के अलग अलग से प्राइम फैक्टर निकाल लेने हैं। पहला स्टेप तो ये होगा एलसीएम एचसीएफ निकालते टाइम। दूसरा स्टेप आपको क्या ध्यान रखना है? एलसीएम निकालते टाइम क्या करना है? देखो, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर्स। जो भी हमने नंबर लिए हैं, जिनके भी प्राइम फैक्टर निकाले हैं, जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टर आए हैं सभी नंबर्स के, उन सभी प्राइम फैक्टर्स की ग्रेटेस्ट पावर
को ले लेना है और उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर्स। यहां पे एक वर्ड मिस कर गया था मैं, कॉमन। देखो ध्यान से, क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर। जो भी कॉमन फैक्टर होंगे ना, उन सभी की स्मॉलेस्ट पावर, जो अकेले अकेले फैक्टर आ जाए उनको छोड़ देना है। मान लो हमने 3 नंबर लिए बच्चों, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, एक सी ले लिया। इन तीनों के फैक्टर्स निकाल लिए। उन तीनों के फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर होंगे, जो तीनों के अंदर होंगे, उनकी स्मॉलेस्ट पावर की मल्टीप्लाई हमारी क्या कहलाएगी? एचसीएफ कहलाएगी। एलसीएम के अंदर क्या करना है? हमें सारे के सारे फैक्टर लेने हैं, कोई अकेला हो या दो हो या कुछ भी हो, उन सब के अंदर ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। एचसीएफ के अंदर कॉमन फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। अब ये चीज आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो क्या है, मैंने इस चीज को सिंपल वर्ड्स में भी लिख दिया है, जो अभी अभी हमने समझा था। क्या है? एलसीएम के अंदर सभी प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेनी है, एचसीएफ के अंदर कॉमन प्राइम फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास बच्चों 2 नंबर हैं, एक नंबर है 24 और एक नंबर है 36। इनका हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 24 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे? 2 से डिवाइड किया 12 जा, फिर 2 से डिवाइड किया 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड किया 2 3 जा 6, फिर 3 से डिवाइड किया 3 1 जा 3। आ गई। फिर 36 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं बच्चों। 2 से डिवाइड किया 18 जा, 2 से डिवाइड किया 2 9 जा 18, फिर 3 पे जाएगा 3 3 जा 9, फिर 3 पे जाएगा 3 1 जा 3। तो हमारे पास यहां पे फैक्टर क्या है बच्चों? 24 के फैक्टर लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये लेफ्ट साइड जो है ये फैक्टर्स हैं। 36 के क्या क्या फैक्टर आए बच्चों? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये आ गए। अब हमें क्या करना है? इन नंबर्स को पावर्स की फॉर्म में लिख लेना है। देखो इन फैक्टर्स को 2 कितनी बार है? 3 टाइम्स है, तो 2 की पावर 3 हो गया। 3 अकेला है तो 3 की पावर 1 हो गया। आगे देखो, यहां पे 2 कितनी बार है बच्चों? 2 बार है, 2 की पावर 2 हो गया। यहां 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो 3 की पावर 2 हो गया। पावर फॉर्म में लिख दिया या नहीं लिख दिया? बस इतना काम करना है, अब काम खत्म हो चुका है। अब एलसीएम एचसीएफ आप चुटकियों में निकाल लोगे। देखो अब क्या करना है, एलसीएम की डेफिनेशन पे दोबारा चलो। सभी प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी है। यहां पे आ जाओ, सबसे पहले ध्यान से देखो, 2 की हाईएस्ट पावर, 2 प्राइम फैक्टर आया है, 3 प्राइम फैक्टर आया है, हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 3, तो हमने 2 की पावर 3 ले लिया। दूसरा फैक्टर क्या है? 3, 3 में हाईएस्ट पावर कौन सी है बच्चों? 2 है, तो 3 की पावर 2 ले लिया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 3 जा 6 ना? नहीं, ध्यान रखना गलत हो जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 2 जा 8। 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 जा 9, 8 9 जा क्या हो गया? 72। हमारा यहां पे क्या आ गया? एलसीएम आ गया। एचसीएफ के अंदर क्या लेना है? कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। कॉमन तो दोनों है, स्मॉलेस्ट पावर यहां पे 2 की पावर 2 लेंगे और यहां छोटी पावर क्या है? 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा क्या आ गया? 12। तो ये हमारा एलसीएम हो गया प्यारे बच्चों, ये एचसीएफ हो गया। निकल गया या नहीं निकल गया? आसान था, कोई दिक्कत नहीं। और एग्जांपल लेंगे एक, तो थोड़ी सी लंबी वीडियो बेसिक हो जाए, कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे ताकि एग्जाम्स के अंदर भी और हमारी जो एक्सरसाइज समझेंगे वहां पे टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है? अब YouTube पे आप वीडियो सर्च करते हैं, देखने लग जाते हैं छोटी वीडियो कौन सी है। भाई छोटी वीडियो होगी, उसमें डीप एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, बहुत सारे पॉइंट्स को छोड़ दिया जाएगा, मेन टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। अगर ऐसा कहते हो कि सर 10-12 मिनट में चैप्टर खत्म कीजिए, हमें और डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो वो भी बता दीजिए। अगर ऐसे डीपली पढ़ने में मजा आ रहा है तो वो बता दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। ठीक है? अब देखते हैं और एग्जांपल। अब हम 3 नंबर ले लेते हैं प्यारे बच्चों। कौन कौन से नंबर ले लेते हैं? मान लिया हमने ले लिया 8 12 एंड 20, ये 3 नंबर ले लिए बच्चों। इन तीनों नंबर से देखो 8 के प्राइम फैक्टर निकाल लो। सबसे पहले 2 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 पे गया 2 1 जा 2, फिर 12 के निकाल लो, 2 6 जा 12, फिर 2 पे गया 2 3 जा 6, फिर 3 पे गया 3 1 जा 3, फिर 20 के निकाल लो, 2 पे गया 2 10 जा 20, 2 5 जा 10,
फिर 5 पे जाएगा तो 5 बन जा 5। तो 8 के फैक्टर कितने आए देखो, 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। फिर 12 के जो फैक्टर आए हमारे क्या आ गए, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया। फिर 20 के जो फैक्टर आए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 आ गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अब तो समझ में आ गई होगी चीजें। अब एलसीएम देखो बच्चों, यहां पे एलसीएम क्या होता है, सभी प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी है। सभी प्राइम फैक्टर, पहला फैक्टर क्या नजर आ रहा है 2, इनमें हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 3 ले लिया। सभी प्राइम फैक्टर लेने हैं, ठीक है, कॉमन से मतलब नहीं है, सभी लेने हैं। 3 भी है प्राइम फैक्टर और तो नहीं है, हाईएस्ट पावर मैच करने की जरूरत नहीं, 3 ले लिया। 5 भी अकेला 5 ले लिया। सिंप्लीफाई कर लो, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 जा 24 5 जा 120 एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ में क्या लेना है, कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर, ओनली कॉमन फैक्टर की। कॉमन कौन सा है, 3 और 5 तो नहीं है भाई सभी में, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या है जो तीनों में है 2, और इसमें लोवेस्ट पावर क्या है 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 क्या हो गया एचसीएफ। 2 की पावर 2 का मतलब 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, बस ये एचसीएफ हो गया हमारा। समझ में आ गया, क्लियर है। एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं, उसमें एलसीएम नहीं निकलवाऊंगा, वो आपको निकाल के देना है, एचसीएफ बता देता हूं। 6 15 और 20 ले लिया हमने, 6 के फैक्टर निकाल लें, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 15 के निकाल ले, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 20 के निकाल ले, अभी अभी निकाले थे वो, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। अब भाई जो फैक्टर आए ना वो लिख लेते हैं एक बार, कुछ समझाने के लिए मैंने इसको तीसरा एग्जांपल लिया है। 6 के फैक्टर आगे 2 मल्टीप्लाई 3, 15 के फैक्टर आगे बच्चों 3 मल्टीप्लाई 5, और 20 के फैक्टर आ गए हमारे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, ये आ गए। तो यहां पे मुझे बस समझाना है आपको एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, सभी कॉमन फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर। देखो सबसे पहला फैक्टर कौन सा नजर आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 इसमें भी है इसमें भी है, बस इसमें नहीं है, तो भाई ये तो कॉमन नहीं हुआ तीनों में, तो छोड़ देंगे, 2 को लेना ही नहीं है। 3 इसमें है नीचे वाले में नहीं है, तो 3 को भी छोड़ देंगे। 5 इसमें है ऊपर वाले में 5 नहीं है, तो 5 को भी छोड़ देंगे। कोई भी ऐसा फैक्टर आपको नजर नहीं आ रहा है जो तीनों में कॉमन हो, तो ऐसे केस में एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 1। ये चीज आपको समझानी थी, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एलसीएम आपको कमेंट करके बताना है, आंसर में कमेंट में लिखना है कि 6 15 और 20 का आपने एलसीएम क्या निकाला, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक, एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन। तो यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 2 मार्क्स में इसमें फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है इस रिलेशन पे, तो वो क्या है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। अब भाई एलसीएम एचसीएफ जो निकालेंगे हम 2 नंबर का निकालेंगे, ए और बी नंबर का। ओनली 2 नंबर्स पे ही ये रिलेशन एप्लीकेबल होता है, अगर 3 नंबर दे रखे हो तो ये रिलेशन आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वो क्या रिलेशन होता है वो ध्यान से देखो, एलसीएम ऑफ 2 नंबर ए एंड बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ 2 नंबर ए एंड बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई ऑलवेज इक्वल होती है हमारी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये चीज। अब आप पूछोगे सर इस रिलेशन का कहां यूज होता है और क्या काम आता है, बिल्कुल आसानी बात है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपके माइंड में आ रहा है तो देखो। अगर मान लो बच्चों हमारे पास 2 नंबर्स हैं 12 और 18, और हमें बता दे कि 12 और 18 का एलसीएम जो है, 12 और 18 का एलसीएम 36 है, तो एचसीएफ क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। मतलब 3 चीजें हो गई ना हमारे पास, एक तो पहला नंबर हो गया, एक सेकंड नंबर हो गया, एक एलसीएम हो गया, एक यहां पे एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है। कोई भी क्वेश्चन में 3 चीजें गिवन मिलेंगी, एक मिसिंग मिलेगी, तो हमें इस रिलेशन की हेल्प से निकालनी है। कैसे, एलसीएम ऑफ ए एंड बी क्या है 36, लिख दिया भाई। एचसीएफ हमें निकालना है तो एचसीएफ रख दिया। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर दे रखे हैं तो 12 मल्टीप्लाई 18, तो यहां पे एचसीएफ इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय 36। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 6 जा 18, तो एचसीएफ जो होगा हमारा 12 और 18 का वो क्या होगा 6 होगा, ये आंसर आ गया। ऐसे हमारा यूज करना है। कई बार क्या करेगा, एचसीएफ दे रखा होगा एलसीएम पूछ लेगा,
कई बार हमें क्या दे देगा, एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर्स का दे रखा होगा, एक नंबर गिवन होगा, दूसरा नंबर फाइंड आउट कीजिए, वो भी इस रिलेशन का यूज करते हुए निकालना है। बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? अब एक और छोटी सी चीज रह गई हमारी यहां पे, वो क्या है, एलसीएम और एचसीएफ की ना वर्ड प्रॉब्लम आती है कई बार। कैसे कि भाई मान लो स्कूल के अंदर जो बेल लगती है, वो एक बेल और दूसरी बेल, दो बेल लगी हुई है, दोनों बारी बारी से लग रही हैं कुछ टाइम के इंटरवल के बाद, और पूछ लेता है कि वो कितने टाइम के बाद इकट्ठी बजेंगी। मान लो पहली बेल जो है वो 15 मिनट पे लगती है, दूसरी बेल जो है वो 20 मिनट्स पे लगती है। दो टाइप की बेल है, बेल 1 और बेल 2। हमसे पूछ ले कि ये दोनों बेल किस टाइम पे इकट्ठी बजेंगी या कितने मिनट बाद इकट्ठी बजेंगी, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। एक और क्वेश्चन होता है, मान लो आपके पास एक रनिंग ट्रैक है, यहां पे एक बच्चा है और दूसरा एक लड़की है, मान लो एक लड़का एक लड़की है। लड़का जो है पूरे राउंड को 5 मिनट्स में कवर करता है, लड़की 4 मिनट्स में कवर करती है। तो हमसे पूछ ले कि कितने मिनट के बाद दोनों एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं जिनको। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किस क्वेश्चन में एलसीएम निकालें, किस में एचसीएफ निकालें, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एलसीएम कब निकालना है, जब टाइम की बात करें, रिपीटिशन की बात करें। अब यहां पे ध्यान से देखो, बेल कब बजेगी, टाइम की बात कर रहा है, कितनी मिनट में ये मिल जाएंगे, तो क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। एचसीएफ कब निकलेगा, डिवीजन की बात कर रहा हो, किसी चीज को डिवाइड करना हो, कितने बच्चों में इसको डिवाइड किया जाए, बराबर बराबर बट जाए, इस टाइप की, या फिर कितने ग्रुप बन जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। जैसे मान लो हमें कह दे कि एक सेना के अंदर, एक आर्मी के अंदर भाई 900 सैनिक है, 900 सोल्जर्स हैं, और हमें इसकी मान लो 30-30 वो बनानी है, क्या नाम है, रो। तो भाई हर एक रो में कितने कितने डिवाइड होंगे, इक्वल इक्वल आने चाहिए, इस टाइप की। रो में डिवीजन की बात करें, ग्रुपिंग की बात, ग्रुप बनाने की बात करें, तो हमें निकालना होगा एचसीएफ। टाइम या रिपीटेशन की बात करें तो हमें एलसीएम निकालना है। ये चीज ध्यान रहेगी ना, बिल्कुल अच्छा सा पॉइंट बता दिया मैंने, गड़बड़ नहीं होगी। ये चीज समझ में आ गई। अब लास्ट बात करते हैं, लास्ट टॉपिक जो है हमारा इस पूरे चैप्टर का, थ्योरम 1.2 और इरेशनैलिटी का, वो समझ लेते हैं। एक बार मैं थ्योरम 1.2 की डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर बिल्कुल सिंपल स्टेप में आपको इसको समझा देता हूं। देखो बच्चों, थ्योरम 1.2 क्या कहती है, अगर p हमारे पास कोई प्राइम नंबर है, हमने मान लिया अपने पास से कोई भी p एक प्राइम नंबर, अगर वो p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ये कहलाती है हमारी थ्योरम 1.2। इसको एग्जांपल से समझेंगे, एक हिंदी में भी डेफिनेशन लिखी है मैंने, क्या, अगर कोई प्राइम नंबर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह a को भी डिवाइड करेगा। ये कहलाती है हमारी थ्योरम 1.2। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो अपने पास से कोई भी प्राइम नंबर मान लिया हमने, अपने पास से मान लो प्राइम नंबर मान लिया हमने 3 मान लिया भाई, कोई भी प्राइम नंबर, और हमें अब अपने पास से कोई भी एक a मानना है, a मान लिया 6 है, a स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 36। अगर मैं यहां पे बात करूं 36, a स्क्वायर को प्राइम नंबर से डिवाइड करना है मुझे 3 से, तो 36 3 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं, 3 से डिवाइड हो गया, 12 आंसर आ गया। डिवाइड हो रहा है मतलब a स्क्वायर हमारा प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो भाई a भी जो है वो प्राइम नंबर से, उसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता होगा, ये कंपलसरी है। ये कहती है हमारी थ्योरम 1.2। अब a क्या है, 6 भी हमारा 3 से डिवाइड होगा, आंसर आ गया 2। बात आई समझ में या नहीं? अगर हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर p है जो कि हमने 3 माना है, अगर वो किसी a स्क्वायर को डिवाइड करता होगा तो वो a को भी डिवाइड करेगा। a कैसे आएगा, उसका रूट निकाल के, 36 का रूट 6 आ गया। अब मान लो हमारे पास होता भाई 81 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा कोई a स्क्वायर है, a निकाल लेंगे तो कैसे निकलेगा, इसका रूट करके 9 आ गया। तो भाई अगर 81 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 9 भी डिवाइड होगा। ये हमारी कहलाती है थ्योरम 1.2। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्लियर चीज है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये है हमारी थ्योरम 1.2, ये है हमारी थ्योरम 1.2। बिल्कुल इजी है ना, इजी, समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो इस चैप्टर से आता है, √2, √3, √5, √7, कोई भी रूट वाला नंबर दे रखा हो,
अगर उसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो वो किस प्रकार से किया जाता है, इस थ्योरम का यूज करते हुए चलिए सीखते हैं स्टेप वाइज। बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से समझना, रट्टा नहीं मारना है एक भी टॉपिक का, एक भी पॉइंट का, स्टेप वाइज समझेंगे। 5 स्टेप है, पांचों को अलग अलग करके समझेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और फाइनल एग्जाम में जरूर आता है बच्चों। मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन बता रहा हूं। √3 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, √5 भी, √7 भी, कोई भी हो, एक ही कंसेप्ट है, एक ही तरीके से चलेगा। या कोई और इरेशनल नंबर दे रखा हो, उसकी रेशनैलिटी प्रूव करनी भी हमारी जो है फाइनल एग्जाम में जरूर आ जाती है। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे। करना क्या होता है पहले वो समझो। हमें पता है बच्चों √3 इरेशनल नंबर होता है, बट हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। कैसे प्रूव करते हैं, हम सबसे पहले मान के चलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड यूज करने को मिलेगा आपको। सभी टीचर्स बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया, मुश्किल सा वर्ड लगता है, बट कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि मान के चलना। हम मान के चलते हैं अपने पास से कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, पहला काम क्या करना है स्टेप 1 में, हमें गिवन नंबर को रैशनल नंबर मानना है और प्रूव करते करते हम अपनी ही अजम्पशन को, अपनी ही कॉन्ट्राडिक्शन को रॉन्ग प्रूव कर देते हैं कि हमने जो इसको रैशनल मानना है ना वो गलत मान लिया। तो भाई कौन सा बच गया नंबर, रैशनल नंबर हमने गलत प्रूव कर दिया, तो ये अपने आप ही इरेशनल हो गया। बस ये कंसेप्ट चलता है हमारा इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो सबसे पहला हमारा जो स्टेप 1 आता है वो क्या होता है, इसको प्रूव करने में स्टेप वाइज समझाऊंगा। स्टेप वाइज करना चाहो स्टेप वाइज कर सकते हो, अदरवाइज जैसे टीचर रटवाते हैं वो कर लो भाई। मेरा तरीका अपनाओ, मेरा तरीका अपना लो, गलत कोई नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी देता हूं। स्टेप वाइज लिखेंगे अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें क्या करना है, एज्यूम करना है। कई टीचर इसको कॉन्ट्राडिक्ट लिखवाते हैं, नहीं लिखने की जरूरत। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम, हमने मान लिया √3 इज रैशनल, इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया। अब भाई अगर रैशनल नंबर √3 है तो मैं √3 को P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हो गया, √3 इक्वल टू क्या हो गया, P/Q। अब P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो यहां पे 2-3 चीजें लागू हो जाती हैं। क्या क्या हो जाती हैं वो मैं लिख देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, फाइनल एग्जाम में समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, P/Q, तो P और Q जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, आर इंटीजर। Q जो है हमारा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। इतना फाइनल एग्जाम में भी लिख सकते हो। दूसरा, P एंड Q आर को प्राइम, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, यह भी कंपलसरी चीज है। अगर P/Q √3 को रैशनल नंबर मानना है तो P और Q क्या होंगे बच्चों, को प्राइम नंबर होंगे। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, कौन से होते हैं को प्राइम नंबर, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट ना करे। तो उसको भी मैं यहां पे लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। को प्राइम मतलब, को प्राइम मतलब, ये लिखना मत एग्जाम में, मतलब P एंड Q के बीच में, Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे भाई, हम P और Q के बीच में कॉमन फैक्टर शो कर देंगे तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन, हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगी। बस ये काम करना है। पहला स्टेप समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं भाई स्टेप 2 पे। स्टेप सेकंड के अंदर क्या करेंगे हम, यहां पे √3 इक्वल टू P/Q है ना, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ध्यान से समझना, स्टेप 2 में स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, अंडर √3 का स्क्वायर कर दिया इक्वल टू P/Q का स्क्वायर कर दिया। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 इक्वल टू यहां पे P²/Q² हो गया। बात समझ में आ रही है या नहीं, Q² की इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो P² इज इक्वल टू क्या हो गया, 3Q² हो गया। मेरे पास ये रिजल्ट निकल के आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। P² किसके निकल के आ गया बच्चों, 3Q² के। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। अब यहां पे आ जाओ, मेरा क्या निकल के आया है, P² इज इक्वल टू 3Q² निकल के आया है। अगर 3 को मैं इधर लेके आऊं
तो पी स्क्वेयर बाय 3 इक्वल टू क्यू स्क्वेयर है। यही तो मीनिंग हुआ। इसका मतलब क्या है कि पी स्क्वेयर जो है 3 से डिविजिबल है। क्या है? पी स्क्वेयर 3 से डिवाइड हो रहा है। यही तो मतलब हुआ इस बात का। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? पी स्क्वेयर इक्वल टू 3 क्यू स्क्वेयर से पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3। अब थ्योरम 1.2 याद आ जाएगी मुझे। बाय थ्योरम 1.2 P is also divisible by 3। डिविजिबल बाय 3। अगर P स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो P भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। थ्योरम 1.2 में जस्ट अभी 5 मिनट पहले मैंने पढ़ाया था। बात आ गई समझ में या नहीं आ गई? बात आई समझ में या नहीं आई? ये बता दो मुझे, आ गई या नहीं आ गई? अगर यहां तक नहीं आई है तो भाई पहले थ्योरम 1.2 को दोबारा पढ़ो, फिर इस क्वेश्चन को आगे करो। स्टेप 2 क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये चीज देख लो। स्टेप 2 तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 देखो, अब क्या होगा स्टेप 3? हमें क्या करना है? देखो P जो है 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब P क्या होगा? 3 का मल्टीपल होगा। कोई भी नंबर किसी से डिविजिबल हो तो इसका मतलब वो मल्टीपल होता है या नहीं होता है? ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? हम लेट P इज इक्वल टू 3K। और K क्या है यहां पे? K इज ए इंटीजर। इसको भी समझा देता हूं एक बार। देखो P हमारा क्या है बच्चों? डिविजिबल बाय 3 था। तो P के अंदर जो वैल्यू आएंगी, P के अंदर जो वैल्यू आएंगी वो ऐसे ही तो होंगी। 3 की मल्टीपल 3 होगी, 6 होगी, 9 होगी, 12 होगी, 15 होगी। 3 की टेबल वाली वैल्यू होंगी, तभी तो ये 3 से डिविजिबल है। तो इन वैल्यूज को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको 3 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूं, 6 को 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूं, 9 को 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूं, 12 को हम कैसे लिख सकते? 3 मल्टीप्लाई 4 लिख सकता हूं। तो 1 2 3 4 क्या है? इंटीजर्स। तो 3 मल्टीप्लाई के लिख सकता हूं या नहीं? और के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? 1 2 3 4 इस प्रकार की। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा? P इक्वल टू 3K। बात आई समझ में या नहीं आई? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा P इक्वल टू 3K। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब हमें क्या करना है? इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देना है। पुट दिस इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर दो। P स्क्वायर था तो 3K का स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर। P की वैल्यू रख दी, सोल्व आउट कर लो। 3 का स्क्वायर किया 9K स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर। 3 से कट करेंगे, 3 3 जा 9, तो हमारे पास क्या आ गया? 3K स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। तो यहां पे Q स्क्वायर इक्वल टू किसके आया है? 3Q स्क्वायर के। ध्यान से देखना, 3K स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर आया। तो K स्क्वायर की अगर वैल्यू की बात करूं तो मैं Q स्क्वायर बाय 3। इससे भी क्या निकला कि Q स्क्वायर भी हमारा किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। इस बात से यही तो रिजल्ट निकला कि Q स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो थ्योरम 1.2 से, बाय थ्योरम 1.2, Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3। इससे क्या रिजल्ट निकला बच्चों? कि P स्क्वायर भी हमारा 3 से डिविजिबल है, मतलब P भी 3 से डिवाइड हो रहा है, Q भी 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब P और Q के बीच में एक कॉमन फैक्टर है। कौन सा? 3, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो इससे अपने आप ही हमारी कॉन्ट्राडिक्शन, हमारी अजम्पशन गलत हो गई कि भाई दोनों के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसा मान के चले थे हम। बट यहां पे 3 कॉमन फैक्टर आ गया। तो इस कॉमन फैक्टर से ही हम क्या लिख देंगे स्टेप 4 में? स्टेप 4 क्या लिख देंगे? बोथ P एंड Q आर डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3, दोनों जो है 3 से डिविजिबल है। बट वी एज्यूम दैट P एंड Q आर को प्राइम।
आर को प्राइम। हमने तो माना था पी और क्यू दोनों क्या है, को प्राइम है, रेशनल माना था। तो हेंस आवर अजम्पशन इज रोंग। तो हमारी जो अजम्पशन थी वो रोंग है। सो √3 इज इरेशनल नंबर। हो गया प्रूव। बस ये काम करना था, समझ में आ गया, बिल्कुल स्टेप वाइज समझा है, एक एक चीज समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत लगे पहले थ्योरम 1.2 को समझो, देन इस क्वेश्चन को दोबारा समझो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में जरूर आता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। लंबी वीडियो बेशक थी बट डीपली मैंने पूरे चैप्टर को पढ़ा दिया है। अब इसके बारी बारी से क्वेश्चंस करेंगे ताकि बहुत इजीली आपको समझ में आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देना। लव यू स्टूडेंट्स।